तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आई नई फिल्म आप जैसा कोई टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है अपनी सेंसिटिव टॉपिक और अपने कल्चरल पोर्ट्रेल को लेकर। तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जाके देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो देखते रहिए ये वाला वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इस फिल्म की अच्छी बातों से। तो भाई परफॉर्मेंसेस, फातिमा सना शेख एज मधु बोस और आर माधवन एज श्रीनिवासन, भाई दोनों ने क्या गजब काम किया है और दोनों की केमिस्ट्री। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा आर माधवन के बारे में। स्क्रीन पर जब वो आते हैं उनकी एक्चुअल एज 55 साल की है, लेकिन उन्होंने स्क्रीन पे 42 साल के एक आदमी की भूमिका अदा की है। और जब वो आते हैं तो जो ऑकवर्डनेस होती है और वो जो झुंझलाहट होती है कि ही इज अ 42 ईयर ओल्ड गाय एंड स्टिल अ वर्जिन, भाई मतलब वो दिखती है और उसको इतने अच्छे से पोर्ट्री किया आर माधवन। आई थिंक एट दिस टाइम आर माधवन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन दिस कंट्री वी हैव। और फातिमा सना शेख ने भी एक कॉन्फिडेंट बंगाली गर्ल की भूमिका अदा की है। और इस फिल्म में जिन मुद्दों को उठाया गया है जिससे आप शायद कभी कभी रेजोनेट ना भी कर सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है। और जो बातें बताई गई हैं कि 16 साल के बाद वर्जिन कौन रहता है, मतलब हो सकता है कि ज्यादातर लोग या बहुत सारे लोग इस बात से रेजोनेट ना करें या रिलेट ना करें, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी एक समाज की सच्चाई है, समाज का एक पहलू है। और समाज के आधे हिस्से का पहलू है कि समाज का एक तबका ऐसा भी है जो सेक्स, एडल्ट्री, तंबाकू, अल्कोहल जैसी चीजों से जल्दी एक्सपोज हो जाता है। और इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए फिल्म का प्लॉट बहुत बेसिक है। श्री रेणु त्रिपाठी यानी कि आर माधवन 42 साल के एक वर्जिन आदमी हैं जो कि संस्कृत के अध्यापक भी हैं। उनकी ये जो इमेज है कि वो ऑलरेडी 42 साल के हो गए हैं और संस्कृत के अध्यापक हैं। आज के जमाने में संस्कृत कौन पढ़ाता है। और उनको अल्टीमेटली 42 साल की उम्र में एक लड़की मिलती है जिससे प्यार हो जाता है और उसका नाम है फातिमा सना शेख। सॉरी फातिमा सना शेख नहीं, उनका नाम है मधु बोस। और उनको उनसे प्यार हो जाता है और दोनों अलग अलग कल्चर से आते हैं, एक बिहार जमशेदपुर से और एक कलकत्ता से। दोनों फैमिलीज को एक दूसरे की कुछ कुछ आदतें नहीं पसंद है, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट कल्चर। लेकिन वो कैसे एक पेज पर आते हैं और कैसे कैसे उनकी शादी होती या नहीं होती है और क्या उनके बीच में कौन सी कंफ्यूजन होती है, यही सब इस फिल्म में बातें बताई गई हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस फिल्म के बारे में एक चीज जो कि बहुत दिनों से सुन रहा था, 2-3 दिनों से जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, कि इस फिल्म का प्रत्येक सीन जो है पीस ऑफ आर्ट है। वाकई में इस फिल्म का प्रत्येक सीन इज अ पीस ऑफ आर्ट। और उस फ्रेम को आप फ्रीज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर वाकई में अपनी दीवार पे लगा सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर सीन्स है इस फिल्म में और इसकी सिनेमेटोग्राफी वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी है। और इस फिल्म का जो मॉडर्न रेट्रो कलर पैलेट है वाकई में इस फिल्म के वाइब के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। तो इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर हैं देवजीत रॉय, हैट्स ऑफ टू हिम। जस्टिन प्रभाकरन और रोचक कोहली ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है। और मैं आपको बता दूं इस फिल्म का जो म्यूजिक है इस साल के टॉप 5 म्यूजिक चार्ट्स में आराम से आ सकता है। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं और इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है, बीजीएम है, वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। मतलब कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म ऑन पॉइंट है और कहीं भी मिस्टेक नहीं है उसमें। मतलब कि सारी चीजें इतनी फ्लॉलेस, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिखाई देती हैं। और ऊपर से आर माधवन और फातिमा सना शेख की जो परफॉर्मेंस है इन सारी चीजों को इतनी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है कि ये फिल्म एक बहुत ही ज्यादा सुंदर वॉच हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के खराब एस्पेक्ट्स के बारे में। तो भाई रिपीटेटिवनेस ऑफ क्लीशे थिंग्स, मतलब हम बहुत ही ज्यादा दिनों से और विशेषता पिछले 8-10 सालों में देखते आ रहे हैं कि जो स्त्री है, भारतीय स्त्री है, वो घर के लिए काम करती है, पुरुष के लिए सब कुछ करती है, लेकिन पुरुष उसको वैल्यू नहीं देता है। और ये चीज इतनी क्लीशे हो चुकी है क्योंकि हम लोग सिनेमा में से बार बार देख चुके हैं। क्योंकि स्त्री की इंडिपेंडेंसी और प्रोग्रेसिवनेस का ये एस्पेक्ट दिखाने के लिए या उसकी स्वतंत्रता को अचीव करने के लिए हम लोगों के पास दिखाने के लिए कोई और चीजें बची ही नहीं है। और मुझे मतलब वो काइंड ऑफ रिपीटेटिव लगती हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वही एकमात्र रियलिटी है। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स नीड्स टू एक्सप्लोर सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। मतलब कुल मिला के ठीक ठाक ही है बट इट्स रिपीटेटिव। और जो इस फिल्म में मुझे सबसे वाहियात बात लगी, जो कि एक स्पॉइलर भी हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो वो जो भाभी वाला प्लॉट है भाई, वो कुछ भी है इस फिल्म में। वो भाभी वाला प्लॉट होना भी नहीं चाहिए था। अगर हम वो भाभी वाला सब प्लॉट हटा भी देंगे तो इस फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये फिल्म और हल्की हो जाएगी और इजी टू वॉच हो जाएगी। तो मुझे वो खराब लगा। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है एंड दैट्स ओके। अब फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो भाई अगर आप लोगों के पास टाइम हो 1-2 घंटा, तो मुझे लगता है कि यू गाइस कैन इजीली वॉच इट और इट्स अ गुड वॉच। क्योंकि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है, इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी है और इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। और आप इस फिल्म के एक सीन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यार आपको भी एक बार कलकत्ता विजिट ही कर लेना चाहिए। तो ये है मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, फॉरगेट इट। हाँ,
तो भाई बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और मतलब इट वॉज वेरी हार्ड टू शूट और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है वीडियो शूट करने में, तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। और जय मां शेरा वाली।